नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न या 3 विषय। चुनाव आयोग के सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया पर क्या निर्णय लेगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, राहुल गांधी की नारी न्याय गारंटी कितनी वास्तविक। और तीसरा, आखिर मोहम्मद कासिम को न्याय मिल ही गया। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं सिर्फ ओवरव्यू में हफ्ते में 2 दिन इसी जगह आपसे आग्रह करता हूं आर्थिक सहयोग का। मैं हर कार्यक्रम में नहीं कहता हूं आर्थिक सहयोग के लिए, लेकिन मेरी आपसे ये आशा रहती है कि आप आर्थिक सहयोग करेंगे। अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले लें तो बहुत अच्छा, लेकिन हर महीने का अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात, चुनाव आयोग के सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया पर क्या निर्णय लेगी सुप्रीम कोर्ट। मैं दोनों चीज़ों को करूंगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो मुकदमा लगा है जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की बात कल सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे पहले जो आज प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पे चुनाव आयोग के सदस्यों के चुनाव के लिए जो बैठक हुई, वो बैठक क्या था, मतलब उसको बैठक कहना तो ठीक नहीं रहेगा। वो एक हुआ, मतलब एक रिचुअल हुआ कि इस तरह से बैठक होती है, और 2 चुनाव आयुक्त तय हो गए। एक तो मुझे अभी भी एक बेसिक चीज़ पे इस सरकार से प्रश्न है, आप भी पूछिए, आपको भी अगर समझ में आए। जो एक ऑलरेडी राजीव कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त फरवरी में अनूप चंद पांडे रिटायर हुए थे। अनूप चंद पांडे जिस दिन चुनाव आयुक्त बने थे 3 साल पहले, उसी दिन तय हो गया था किस दिन रिटायर होंगे, तो कोई ये सरप्राइज नहीं था। क्यों नहीं सरकार ने, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट को से पूछने की वाली बात है, क्यों नहीं सरकार ने उससे पहले ये काम पूरा कर लिया कि भाई ये जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो हम दूसरा इनको रिप्लेस कौन करेगा। दूसरा, गोयल साहब जिनको ये मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट देके और 1 दिन के अंदर उनका अपॉइंटमेंट करके लाए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत से लोगों का यह मानना है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के इस्तीफा दिया। मेरा यह मानना है कि उन्होंने एक लार्ज प्लान के तहत उस इस्तीफे को दिया है। क्या प्लान है नहीं मालूम है। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो आज हुआ है वो क्या हुआ है। 3 सदस्य, 3 मतलब उसमें चेयरमैन तो भाई प्रधानमंत्री जी जो नया कानून है उसके अनुसार एक मंत्री अपने मन का वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उनका तो एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा तो होगा नहीं नॉमिनेट। नाम भी ना लूँ तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर उनको एक ही चुनना है तो वो मंत्री जी उसके कमेटी के हो गए। नाम बता ही दे रहा हूँ भाई, अमित शाह साहब उस कमेटी के नॉमिनेटेड मेंबर बाय प्राइम मिनिस्टर। और तीसरा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी बाय हिज पोजीशन थे। इस प्रक्रिया को पूरी बात समझने के लिए थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए। ये जो कमेटी वहाँ बैठती है उसको एक शॉर्टलिस्ट करके नाम मिलते हैं, सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी में कौन होता है, उसमें इन लोग नहीं होते हैं। सर्च कमेटी में मतलब कानून मंत्री और 2 सचिव होते हैं, जो सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो उसके लिए एलिजिबल हैं उस पद के लिए, उनके नाम में से 3 नाम छांट के दे देते हैं एक के लिए। तो इसमें चूंकि 2 लोगों का अपॉइंटमेंट होना था तो 6 नाम दिए गए। ये सर्च कमेटी का काम था। सर्च कमेटी जो इन शॉर्टलिस्टेड को कमेटी के सामने भेज देती है और कमेटी फिर इसमें से इन 3 में से एक कोई चुन लेती है। इस बार 6 नाम आए थे। अधीर रंजन चौधरी शायद पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन से पता लगा कि भाई ये प्रधानमंत्री जी अपने निवास स्थान पे या कार्यालय में एक मीटिंग करेंगे चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए, वो उस दिन से कह रहे हैं कि भाई मुझे आप लिस्ट तो भेज दीजिए आपके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, जिससे मैं अपना होमवर्क कर लूँ। कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को एक कमेटी में डाले हैं तो उससे भी तो कुछ वार्ता लेंगे, उससे भी तो कुछ पूछेंगे। तो अगर उससे पूछना है तो उसको बताएंगे ना कि हम इन 3 नामों पे हम विचार कर रहे हैं, और इसमें 2 थे तो 6 नामों पे। तो वो भी अपना होमवर्क कुछ करके आएगा, लोगों से पूछेगा भाई ये आदमी है, निष्पक्ष रहे हैं कि नहीं रहे, इनके पीछे क्या है।
अच्छे हैं, क्या हैं उनमें से, क्योंकि चुन तो आप ही रहे हैं, तो वो उसी चुनना तो आप ही की चॉइस में से, लेकिन उसमें से भी जो सबसे ठीक हो कम से कम ये चॉइस तो उसकी रहे। तो जब ये लगातार ये मांग रहे थे और कल ये फिर अपना वेस्ट बंगाल से भाग भूग के पहुंचे इस मीटिंग के लिए कल दिल्ली, तो इनके घर पे नाम भेज दिए गए थे। और क्या नाम भेजे गए थे? 3 नाम नहीं, 212 लोगों की लिस्ट भेज दी गई थी कि ये 212 लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये टिपिकल ऑफ अमित शाह की स्टाइल ऑफ वर्किंग है। और उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही मतलब क्या अद्भुत खेल किया है। ये देश का लोकतंत्र, देश इस तरह से नहीं चलता है अमित शाह साहब। खैर, आपने 212 नाम भेज दिए। 212 नाम, इज इट पॉसिबल कि अगले 12-14 घंटे में आदमी 212 नाम के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ले? अधीर रंजन जी मीटिंग में गए, वहाँ उनका कहना है कि वो पहले से ही तय था, 5-10 मिनट की मीटिंग हुई, अमित शाह साहब ने नाम प्रपोज किया, मोदी साहब ने वो किया, इनके पास कोई स्कोप ही नहीं था कुछ कहने का, कुछ मशवरा, सलाह मशवरा तो हुआ नहीं। 2 लोग इसमें चुन लिए गए। सुखबीर सिंह संधू साहब, जो शायद उत्तराखंड काडर के हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड रहे हैं, NHI के चेयरमैन भी रहे थे। इनका एक यूनिक चीज़ है, इनके बारे में बता दें, ये भाई साहब MBBS डॉक्टर भी हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री में भी हैं, ये लॉ की डिग्री भी लिए हुए हैं। तो मुझे तो थोड़ा कंफ्यूज लगते हैं ये व्यक्ति। खैर, ये एक इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, मतलब इनके नाम पे स्वीकृति हुई। और दूसरे एक ज्ञानेश कुमार साहब हैं। तो ज्ञानेश कुमार साहब वैसे तो शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, केरला काडर के हैं। अमित शाह जी के मंत्रालय में वो जो कॉपरेशन मंत्रालय है, कोऑपरेटिव कॉपरेशन जो भी है, उसके सचिव रहे हैं। और यही वो हैं जिनका दिमाग 370 कैसे हटेगी, क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये वो उस काबिलियत के व्यक्ति हैं। तो कोई ना डिस्कशन होना था, ना किसी की बात सुननी थी। अधीर रंजन जी ने बाहर निकल के बताया कि उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया पे अपना डिसेंटिंग नोट दे दिया और बाहर निकल आए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिछली बार कानून ये था कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा करेंगे, सरकार एक कानून ले आई, सरकार कानून ये ले आके कर दी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, और उनके द्वारा नामित एक कोई मंत्री रहेगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे क्योंकि कानून बन गया है। लेकिन जो आशंका दर्ज की जा रही थी, कल फिर से सुनवाई है और कोर्ट को अब एक फैसला लेना है, क्योंकि जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था सबको कि सरकार इस तरह से इसको प्ले करेगी, वही हो गया। क्योंकि कोई प्रोसीजर ही आपने नहीं किया, आप उससे मांग रहे हैं, 212 लोगों के नाम आप दे दे रहे हैं। पीएम और उन जो नामित मंत्री है वो तो एक तरफ बैठ ही जाएंगे, तो तीसरा व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी कंसेंट हो ना हो, डिस्कशन हो ना हो, जो अभी हुआ भी उनका कोई ओपिनियन ही नहीं लिया गया। हम 2 लोग एक तरफ, आपको जो करना है कर लीजिए, 2-1 की मेजॉरिटी से हमने कर दिया। अब चक्कर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला, हमारा लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये कोई ईडी और सीबीआई का अपॉइंटमेंट नहीं कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टर में वो जो संजय जी थे उनको कर दिया, गलत किया, अभी नहीं। ये चुनाव प्रक्रिया का है जिसमें हमारे हर व्यक्ति की स्टेक है, हमें चुनाव डालना है। ये लोग वो हैं जो इसको तय करेंगे। तो ये लोकतंत्र के कितना मजबूत रहेगा, कितना वो होगा, कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो इस पर डिपेंड करता है चुनाव आयोग के जो ये सदस्य बनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की अगर जो कमेटी बन रही है जिसमें ना निष्पक्षता है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना वाद, मतलब ना कोई कंसल्टेंसी की आपस में एक दूसरे के में है, ना विचार विमर्श है, तो ये टोटल जो लोकतंत्र है उसके साथ एक मजाक नहीं है। तो ये तो कल सुप्रीम कोर्ट को जब उनका कोर्ट में मामला आएगा तो इसको एड्रेस करना होगा। और मेरे ख्याल में दे मस्ट इंटरवीन और एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें सबकी बात रखी जाए। सर्च कमेटी तो आप ही की है, आप ही 3 नाम भेजोगे, फिर क्यों इतना डर है इस बात का। अब दूसरी बात, राहुल गांधी की नारी न्याय गारंटी कितनी वास्तविक,
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में धुले में थे कल शायद उन्होंने वहां वो अब गारंटीज दे रहे हैं। तो अभी तक इस 5 महिला गारंटी को मिला के 17 गारंटी कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। नौजवानों की गारंटी अलग है, किसानों की गारंटी अलग है, महिला अब ये कल उन्होंने नारी न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये न्याय गारंटी उन्होंने 5 न्याय गारंटी दी। अभी उसमें कहा जा रहा है कि मजदूरों की और शायद जो स्वास्थ्य वाला है वो कुछ गारंटी करके टोटल 20 गारंटी की जाएंगी। उसमें जो इंपॉर्टेंट है कल जो 5 गारंटीज हैं उसमें सबसे पहली महालक्ष्मी गारंटी है। महालक्ष्मी गारंटी ये है कि हर गरीब महिला को जो मतलब भारत में की रहती है, भारत सरकार प्रत्येक परिवार, हर परिवार में से पहले गरीब परिवार चुने जाएंगे। उस गरीब परिवार में जो महिला होगी उसको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। गरीब परिवार, हर गरीब परिवार से उनकी जो मुखिया महिला होगी या जो एक महिला को ये नहीं कि मान ली गरीब परिवार में 4 महिलाएं हैं तो 4 लाख देंगे, नहीं, हर गरीब परिवार में 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब लोग इस पर पूछ रहे हैं कैसे करेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसके वेज एंड मीन्स हैं। अभी ओवरव्यू में समय नहीं, किसी दिन प्रोफेसर अरुण कुमार या संतोष किसी अर्थशास्त्री को बुला के इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में 196 करोड़ 1,96,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपये महीने की गारंटी ऑलरेडी सरकार ने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि हम ये गारंटी देते हैं अगर सरकार बनेगी, और अब आने के बाद वो ऑलरेडी 2,000 रुपये महीना भेजना शुरू कर दिए। 1,96,00,000 लोग महिलाओं को, हर परिवार में एक महिला। तो मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो एक मोटा अंदाज ये है कि 6-7 करोड़ जो पूरी कर्नाटक की पॉपुलेशन है वो इससे कवर्ड हो रही है। कांग्रेस ने हिमाचल में भी 1,500 रुपये पर मंथ की बात की है और वहाँ शायद 5 लाख महिलाओं को इससे कवर किया जा रहा है। तेलंगाना में 3,000 रुपये प्रत्येक माह है, लेकिन अभी वहाँ सुन रहे हैं कि अगले 10-5 दिन में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऑलरेडी अभी जीत के आए हैं तो उस पर वो काम कर रहे हैं। दूसरी गारंटी यह है कि जो भी केंद्र सरकार की नौकरियां होंगी, केंद्र सरकार की, उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ये मेरे ख्याल में अच्छा प्रयास है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी ऐसी स्कीम जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये सब चलती हैं जिसमें एक केंद्र सरकार का एक पोर्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक पोर्शन होता है। तो आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील की जो महिलाएं काम करती हैं इसमें, उनमें केंद्र सरकार की तरफ से जो भी उनको दिया जाता है उसको वो डबल कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट एक पोर्शन देती है, वो वैसी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इनका बस नहीं, ये अपना पोर्शन को डबल कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चौथी बात यह है कि 2.5 लाख ये अधिकारी मैत्री बनाएंगे। अधिकारी मैत्री ये है कि महिलाओं के जो को बताने की ज़रूरत है कि भाई आपको ये है, आपको ये मिलता है, लोगों को नहीं पता है, जानकारी देने के लिए है, सुपरवाइज करने के लिए है कि ये सब वहाँ ठीक से पहुँच रहा है कि नहीं। 2.5 लाख करीब देश में पंचायतें हैं, हर पंचायत में एक अधिकारी मैत्री बनेंगी, महिलाएं होंगी। और 5वीं और अंतिम गारंटी ये है कि वो जो वर्किंग वुमेन है, काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका प्रत्येक जिले में एक सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक हॉस्टल खोला जाएगा और जिससे उनके रहने खाने की एक सुरक्षित व्यवस्था हो जाए। ये जब वहाँ पर राहुल गांधी दे रहे थे तो खड़गे जी ने भी एक मैसेज देखिए सब कहा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी क्या हुआ है कि मोदी गारंटी, उन्होंने एक चुटकी लेते हुए कहा है खड़गे जी ने कि हम अपना मैनिफेस्टो तब से बना रहे हैं जब से विपक्ष के लिए उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका ये जो विपक्ष है ना, उनका इशारा था बीजेपी, इसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हम इस मैनिफेस्टो को बना रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। एक बात यह है कि इसमें रिसोर्स की दिक्कत नहीं है, ये बार बार इसके ऊपर होता है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आ जाएगा। अगर 14-14 लाख 12-12 लाख कर्जे माफ ना हो तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा, दूसरा ये भी एक चीज़ और समझिए, इनडायरेक्टली ये इकॉनमी को भी फर्क डालता है, क्योंकि इससे इकॉनमी जो है वो तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि आप जब खर्चा करते हैं तो वो डिमांड को ट्रिगर करता है और वो पूरी प्रक्रिया है, मैं उस पर
जो लोग इसको समझते हैं वो समझ रहे हैं। मैं एक चीज़ और कह दूं कि ये कांग्रेस के लोगों का भी कहना है कि जब नरेगा हुई थी तब भी इसी तरह की बातें हुई थी, लेकिन नरेगा अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुई और आज पिछले 20 वर्षों से तो चली रही है। जो कांग्रेस कह रही है कि जो मोदी जी अमृत काल कह रहे हैं, जो कि मूल रूप से अन्याय काल है, उसमें वो इस न्याय की गारंटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए उसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी किया है। तो महिलाओं के लिए एक मेरे हिसाब से एक बड़ा इनिशिएटिव है। अब अंतिम बात, आखिर मोहम्मद कासिम को न्याय मिल ही गया। हापुड़ की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्वेता दीक्षित जी ने 6 साल पुराने एक लिंचिंग केस में कल 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये 18 जून 2018 में 45 वर्षीय मोहम्मद कासिम को वहाँ के सो कॉल्ड गोरक्षकों ने इस बिना पे कि ये गौ हत्या हुई है, हालांकि वो नहीं हुआ था, गौकशी के मामले के आरोप में उनको पीट पीट कर मार दिया था। उनके साथ जो उनके साथी समयदीन थे उनकी भी पिटाई हुई थी, लेकिन वो बच गए और वही मुख्य गवाह थे उसमें। पुलिस ने इस केस को रोकने की पूरी कोशिश की, जितनी ताकत लग सकती थी वो ताकत लगाई, इसको किसी तरह से रफा दफा कर दिया जाए, पूरा जोर लगाया। लेकिन जब ये मोहम्मद कासिम को मारा जा रहा था, उस समय के कुछ वीडियो वायरल हो गए। एक वीडियो में तो पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, वो भी खड़े हुए हैं। तो उन शायद 3 पुलिस वाले थे, उन 3 पुलिस वालों को भाई लाइन हाजिर कर दिया गया और पुलिस ने माफ़ी मांग ली। हालांकि वो भी इस जुर्म के उतने ही के भागीदार हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर मुकदमा चला और 10 लोगों को अब उम्र कैद हुई है। तो कासिम के भाई हैं मोहम्मद सलीम और उनकी पत्नी नसीमा और उनकी बेटी निशा, इन लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत किया, जो पूरी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। और मुझे एक चीज़ लगा, उन्होंने एक तो अपना दुख बताया, जो भाई कासिम जी अब नहीं रहे हैं, वो उसके बारे में उन्होंने बात की, वो उनका दुख है ही। लेकिन उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा है, कम से कम अंत में मुझे न्याय मिला। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो पत्नी है कासिम जी की, नसीमा जी, उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे केस में कभी भी फांसी नहीं कहा कि इन लोगों को फांसी चढ़ाया जाए, हालांकि हत्या की थी। हमने इनको कहा कि उम्र कैद हो, और वो इसलिए कहा कि समाज में ये नज़ीर बन के रहे कि इस तरह के काम करने वालों को उम्र कैद मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, जो श्वेता दीक्षित जी जैसी जो मतलब न्याय की पहली सीढ़ी की हमारी न्याय देने वाली वो हैं, जज हैं, जस्टिस प्रणाली की, उन्होंने एक आम आदमी का विश्वास इस न्याय प्रणाली में फिर से रखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल का फ़र्क यहाँ समझ में आता है। पुलिस से तो सरकार अपने बिल्कुल सारे काम कराती है, चाहे वो गाड़ी पलटवाना हो, चाहे कुछ हो, पर न्याय व्यवस्था पे उस तरह का दुरुपयोग नहीं हो पाता है जैसा गुजरात मॉडल में होता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको याद हो, गुजरात मॉडल में बहुत से केसेस एक समय जब गोधरा के बाद ये हुआ था कि नहीं, उसका गुजरात में वो इंडिपेंडेंटली नहीं रन करेगा, तो बहुत से केसेस को ट्रांसफ़र किया गया था गुजरात से बाहर। खैर, मोहम्मद कासिम जैसी व्यवस्था तो कि कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 लोगों को अगर उम्र कैद मिली है तो ज़रूर ये काम करेंगे समाज के उस तरह के लोगों को कि अगर तुम सिर्फ एक व्यक्ति को, क्योंकि उसका धर्म आपसे अलग है, उसको पीट के मारते हो, तो इस देश का न्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।